4 आई और 4 चली भी गई, 4 आई 4 एम्पियर और 4 एम्पियर जंक्शन से चली भी गई। भाई जंक्शन पे किसी का ससुराल थोड़ी है कि वहाँ रुकेगा, है ना। ये 10 रुपये यूनिट है तो 7200, अरे बाप रे, है ना। इतना बिल आने लगा तो हो गया, फिर कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मत सोचिएगा कि इलेक्शन के टाइम पे ये बिल माफ हो सकती है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। मेरे भाइयों, आपको अपने आप पे तरस तब तक नहीं खाना है जब तक कि आप अपने मुकाम को हासिल ना कर लें। अगर आपसे गलती होती है तो उसको अपने आप को पनिशमेंट खुद से देना सीखो, है ना। और तब तक दोस्तों अपने आप पे रहम मत करो जब तक कि आप अपने मंजिल को छू ना लो, है ना। देखिए दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूं एक नया उद्देश्य के साथ, है ना। आपके सपनों को पूरा करने के लिए लगातार दोस्तों स्ट्रगल हो रही है। उस स्ट्रगल पे मैं भी आपके साथ खड़ा हूं और मैं भी आपके साथ हूं, है ना। याद रखिएगा, कल हमने आज हमने डीसी थ्योरी सिद्धांत का क्वेश्चन लेकर के आया है। कल हमने एसी अल्टरनेटिव करंट का जो क्वेश्चन बनता है ना, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन दिया था आपको। आज हमारा डीसी थ्योरी का क्वेश्चन होगा और इसमें जितने भी टॉप लेवल के क्वेश्चन है सभी को दोस्तों आज हम सुपड़ा साफ करने वाले हैं। तो पूरा साथ दीजिएगा, पूरा सहयोग कीजिएगा, है ना। और एंड तक बने रहिएगा। बस 2-4 क्वेश्चन को देख के आपको नहीं भागना है ना। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डटे रहिएगा दोस्तों और उठा लीजिए कलम और करते हैं आज हम कलम से क्रांति। तो देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करेंगे और सारे क्वेश्चन देखिए टॉप लेवल के हैं, है ना। सारे क्वेश्चन जो है ये टॉप लेवल के हैं। इस वीडियो में केवल आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन वो 20 क्वेश्चन अपने आप पे देखिए, आप खुद महसूस करिएगा कि कितने क्वेश्चनों को टक्कर देती है ना। पहला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने हाजिर कर चुका हूं और इससे पहले एक और जरूरी इंफॉर्मेशन है कि भाई इस क्लास का पीडीएफ बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ देखिए कहाँ मिलेगा। निमी टेक्निकल क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल हमारा चलता है, उस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह पर इसका लिंक मैंने पिन कर दिया है ना, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उठाइए अपना नोटबुक और तैयारी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तैयारी दमदार होना चाहिए, है ना। तैयारी दमदार होना चाहिए और अगर आप दोस्तों जिंदा हैं तो जिंदा नजर भी आना चाहिए, है ना। तो पूरा जिंदा दिली तरीके से देखिएगा। किसी पानी से भरी बाल्टी में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के आसपास काफी बुलबुले देखे जाते हैं, जिससे निष्कर्ष निकाला जाता है कि सप्लाई किस कैटेगरी का है। यानी कि सप्लाई तो एसी या डीसी दो ही टाइप का होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके पास सप्लाई एसी है या डीसी। आप कैसे निष्कर्ष निकालेंगे? तो याद रखिएगा मेरे बात को, आपके पास एक क्या होना चाहिए, जार, है ना। इस प्रकार से आपके पास क्या होना चाहिए, एक ये क्या है, ये एक जार है ना। हमने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया इस प्रकार से और इसमें फुल टैंक पानी भर दिया, यानी कि इस जार में पूरा हमने पानी भर दिया, है ना। पानी भरने के बाद हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है ना। निगेटिव को हम सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे और इधर पॉजिटिव टर्मिनल को भी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर सोर्स हमें पता नहीं है लेकिन सोर्स डीसी है और हमें पता नहीं है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि भाई डीसी सोर्स है? देखिए, जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है मेरे भाई, इसके चारों तरफ क्या होंगे, बबल्स इकट्ठा होने लगेंगे। इसके चारों तरफ क्या होगी, इस प्रकार से बबल्स इकट्ठा होगी। लेकिन ये बबल्स केवल एक ही इलेक्ट्रोड यानी कि पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड में बबल्स इकट्ठा होगा। क्यों होगा कि डीसी का जो वेव फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है ना। ये क्या है, टाइम है, ये करंट और वोल्टेज भी हो सकती है ना। तो देखिए इसका वेव फॉर्म केवल किस में चल रही है, पॉजिटिव में चल रही है। इसीलिए पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर यहाँ पर बबल्स यानी कि बुलबुले इकट्ठा होने लगेंगे और इस पानी से बुलबुले निकलने भी लगेंगे ऊपर की तरफ, है ना, रिलीज होने लगेंगे। तो हमें क्या पता चलेगा, निष्कर्ष हमें से यहाँ से एक कंक्लूजन पता चलेगा कि सप्लाई किस प्रकार की है। सप्लाई मेरे भाई डीसी है। कौन सी है, डीसी सप्लाई है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो चुका है ना। तो इसी बात पर एक लाइक जरूर कीजिएगा यार। मुझे लगता है ना कि आपका ध्यान, आपका जो मतलब कि प्यार जो है ना इस पढ़ाई पे बहुत कम है। तभी तो देखिए आज के टाइम पे क्लास इतनी टॉप लेवल की होती है, इतना अच्छा होता है कि
इतना अच्छा होने के बावजूद भी व्यू बहुत कम आते हैं, है ना। लगता है दिल किताबों के जगह पर किसी और के साथ लग गई है ना। दिल लगी आपने किसी और के साथ कर लिया है, थोड़ा सा रास्ता भटक गए हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, अगर उस लिमिटेड टाइम में दिल लगी कहीं और लगा लिया आपने, तो फिर भाई साहब कुछ दिक्कत खड़ा हो सकता है ना। कुछ नहीं, बहुत दिक्कतें खड़ा हो सकती हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरी इस बात को। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व ऑफ एन ओमिक कंपोनेंट्स। वी क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच कर्व की बात कर रहा है। तो चलिए हम एक कर्व बनाते हैं। इसको हमने मान लिया आई, और इसको हमने क्या माना है, वोल्ट। इसके बीच में हमने ग्राफ दिखा, यानी कि देखिए ये एक क्या है, एक रेजिस्टेंस है ना। एक क्या है, प्रतिरोध है। यहां पर एक कॉइल है और यहां पर एक क्या है, कैपेसिटर है ना। आर एल सी, तीन कंपोनेंट्स हैं। हमने इस पर सप्लाई दिया है ना। हमने इस पर क्या किया, सप्लाई, इधर से फेज इधर से न्यूट्रल दिया है ना। मान लीजिए हमने न्यूट्रली फेज ही दिया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि हम इसका कर्व देखते हैं, इसमें करंट और वोल्टेज के बीच कर्व कैसा चलता है। तो जैसे ही हमने इस पे मतलब कि वोल्टेज अप्लाई किया, वैसे ही हमें एक यहां पर हमें एक रेखा मिल गया, सीधी रेखा। यानी कि जैसे वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे, करंट का प्रवाह तुरंत रूप से होने लगता है, यानी कि फास्ट होने लगता है, तुरंत होने लगता है, बिना किसी टाइम के, है ना। तो ये एक स्ट्रेट लाइट चल रही है, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइट, ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा। लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई RLC के अंतर्गत ही होता है, सेमीकंडक्टर में नहीं होता। सेमीकंडक्टर में जैसे कि जर्मेनियम हो गई, है ना, सुनना, जैसे कि क्या हो गया, जर्मेनियम में कितना होता है वोल्टेज, 0.3 वोल्ट, है ना। अगर इसके बीच हम करंट I और वोल्टेज V के बीच ग्राफ देखें तो कैसा ग्राफ बनता है, कभी भी लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा और कैसे? 0.3 का मतलब होता है, मान लीजिए यहां पर वोल्टेज है 0.3, 0.4, 0.5 आगे करके 1 एम्पियर तक जितना भी हो, यहां पर करंट की वैल्यू दे रखा है। यानी कि स्टार्टिंग में मान लीजिए कोई डायोड है ना, ये कोई डायोड बना हुआ है, सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, इसमें हमने वोल्टेज अप्लाई किया। जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट का ग्राफ हमें तुरंत नहीं मिला। कब तक नहीं मिला? जब तक कि ये 0.3 वोल्ट तक ना पहुंच जाए। 0.3 वोल्ट के बाद आपको एक सीधा ग्राफ मिलेगा, है ना। तो ये तुरंत रूप से आपको सीधा ग्राफ नहीं मिल रहा है, इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर, है ना। इसीलिए कभी भी मेरे भाई ओम के नियम का पालन सेमीकंडक्टर नहीं करता है। इतनी सी बात आप याद रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर है ए, है ना। ऑप्शन नंबर है ए। बिल्कुल जिस उम्मीद और जिस सोच के साथ, जिस माइंड मैप के साथ आप इस क्लास में पधारे हुए हैं ना, पूरा दोस्तों मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरने की अपनी कोशिश करूंगा, है ना। पूरी ताकत लगा दूंगा आपको समझाने में। हर क्वेश्चन का देखिए एक्सप्लेन जो है वो बिंदास तरीके से होने वाला है। इसका कंटेंट डिलीवरी करने का जिम्मेदारी जो है ना वो मुझ पे आप छोड़ दीजिएगा, है ना। बस आप साथ में खड़े रहिए मेरे, है ना। और जिस दिन लाइव आ गए ना भाई साहब, उस दिन देखिएगा धमाल मचाएंगे हम भी एक इतिहास रचेंगे। और फिर देखते हैं ITI को देखिए लोग इतने छोटे नजर से देखते हैं ना कि अब मैं क्या ही बताऊं कि ITI के बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं। लेकिन कोई ना, वक्त और दौर देखिए हर किसी का आता है, और हम भी एक ऐसा वक्त लाएंगे कि देखिए पूरा इतिहास बन जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन से अवयव ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं? यानी कि ओम्स लॉ पर सेकंड क्वेश्चन है। एम्पलीफायर, थर्मिस्टर, ये भी नहीं करती है, ना थर्मिस्टर ना सेमीकंडक्टर। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओम का नियम लागू कहां कहां पर होता है? तो फर्स्ट पॉइंट डालिएगा अपने नोटबुक में और छापिएगा, AC सर्किट तथा DC, AC तथा DC दोनों परिपथों में इसका क्या किया जाता है? दोनों परिपथों में इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, पहला। और दूसरा लिखिएगा कि हाई वोल्टेज, कहां पर? हाई वोल्टेज सर्किट में, हाई वोल्टेज सर्किट में। और एक तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि जैसे कि देखिए इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन के रेजिस्टेंस में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो कई जगह पर देखिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ओम का नियम कहां पर लागू होता है ये मैंने आपको बता ही दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ के, हाँ ये है एक जानदार क्वेश्चन, है ना। द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस इन द करंट व्हेन ए यूनिट क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस passes through the
मिडिल ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड, है ना, कि कोई मान लीजिए कोई एक मटेरियल है, इकाई घन के विपरीत तरफ के बीचों बीच पारित होने पर धारा में उत्पन्न प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, है ना। देखिए मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई एक मटेरियल है ना, ये कोई एक मटेरियल है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये क्या है, एक मटेरियल बना रहा हूं, है ना, ऐसे, ये क्या बन गया, ये एक कोई पदार्थ है, ठीक है ना, ये हो गया आपका कोई पदार्थ का एक टुकड़ा है, ठीक है ना, पदार्थ का एक टुकड़ा, और इस टुकड़े का क्यूब यानी कि इस टुकड़े का बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा, इसको हम, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब यूनिट, क्यूब यूनिट, है ना। ये एक छोटा सा हिस्सा है, और ये हिस्सा मेरे भाई 1 mm हो सकती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 इंच हो सकती है, और 1 मीटर हो सकती है, लेकिन ये 1 मीटर हो सकती है। सुनना, ये क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा होता है कि किसी पदार्थ का, ये क्या है, ये एक पदार्थ है, किसी पदार्थ के इकाई क्यूब घन क्षेत्रफल, क्योंकि ये एक क्या है, क्यूब क्षेत्रफल है, किसी पदार्थ के इकाई क्यूब घन क्षेत्रफल के आमने सामने के मध्य का जो सतह है ना, उस पर्टिकुलर एक सतह का रेजिस्टेंस जो होता है उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध कही जाती है। और ये स्पेसिफिक जो एरिया होता है ये 1 mm हो सकती है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि 1 मिली ओम, है ना, 1 मिली ओम कह सकते हैं, और एक इसको हम सेंटीमीटर ओम कह सकते हैं, हम इसको 1 इंच ओम कह सकते हैं, हम इसको 1 मीटर ओम कह सकते हैं। लेकिन केवल अगर कोई आपसे बोले ओम इसकी यूनिट है तो बिल्कुल गलत है, इसकी यूनिट ओम कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर छोटे से हिस्से का प्रतिरोध होता है जिसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। बोलिए मजा आया कि नहीं, है ना। मजा आया तो बिल्कुल एक थम्स अप वाला बटन दबाइएगा, ठीक है ना, और भारी मतों से विजय इस क्लास को बनाइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी परिमित दैर्ध्य चालक का व्यास घटाकर भाई साहब आधा कर दिया जाए, कितना आधा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना होगा। सुनना, R बराबर क्या होती है, रो इंटू एल बटा ए, है ना, इतनी सी बात आपको भी पता है। तो R बराबर क्या हो जाएगी, L बटा ए, R बराबर L बटा ए। किस पे बात बोला गया है, व्यास पे बात बोली गई है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ना कि R बराबर 1 बटा ए, ठीक है ना, ये बात तो हम कह ही सकते हैं, R बराबर 1 बटा ए, है ना। इन्होंने क्या बोला है, व्यास को घटाकर क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, यानी कि कितना कर दिया गया, 1/2 कर दिया गया। देखिए इसमें जो ए क्षेत्रफल है ना, इसका मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। तो इन्होंने ए को कितना कर दिया, आर को कितना कर दिया, हाफ कर दिया, है ना, R/2 कर दिया, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अगर अपन देखें तो क्या बन जाएगी, R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R/2, और इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद की कहानी देखिए, R बराबर क्या हो गया, 1/R/4, है ना, ये हो जाएगी, यानी कि 4 जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, R बराबर 4R1 स्क्वायर, यही तो बनेगी। जब ये गुणा होकर, ये मतलब कि वर्ग होकर के 4 हो जाएगी, ये गुणा होकर के 4 हो जाएगी, और 4 ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा, R बराबर 4 बटा नीचे R1 है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, R1 नया प्रतिरोध, है ना, R1 का स्क्वायर, ये हो गया R1 का स्क्वायर, यानी कि सीधा अगर यहां से देखा जाए तो कितना हो गया, 4 गुना हो गया, कितना हो गया, 4 गुना, है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए हाँ, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कि किसी धारा के दक्षिणावर्त दिशा में चलने के कारण एक मेष में प्रतिरोध ड्रॉप को सकारात्मक ड्रॉप के रूप में लिया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है।
और धारा के वामावर्त यानी कि क्लॉकवाइज में चलने के कारण एक मेष में प्रतिरोध ड्रॉप को किसके रूप में, किस रेफरेंस के रूप में लिया जाता है। अगर देखिए अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में चल रही है तो पॉजिटिव है ना, तो उसके जस्ट अपोजिट चलेगी तो निगेटिव आएगी, है ना। बस इसमें और कुछ लॉजिक आपको लगाना ही नहीं है, और इसमें कुछ लॉजिक है भी नहीं, है ना। आपको ये डेटा याद करना होगा। नेक्स्ट, जब रिमोट, हाँ ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, एक रिमोट ऑन व ऑफ उपयोग किए जाते हैं तो रिमोट बटन को मौजूदा, यहां पर को नहीं में होना चाहिए, में मौजूदा ऑफ के साथ किस प्रकार संयोजित होना। कहने का मतलब भाई साहब एक ऑफ स्विच है एक ऑन स्विच है ना, इसको आपस में किस प्रकार से संयोजित करें कि हमारा काम हो जाए, हमारा जुगाड़ हो जाए। देखिए यहां पर दो स्विच है ना, ये देखिए पहला स्विच है और ये है दूसरी स्विच, ठीक है ना। ये स्विच नंबर फर्स्ट, ये है स्विच नंबर फर्स्ट और ये है आपका स्विच नंबर सेकेंड, है ना, ये है स्विच नंबर सेकेंड, ठीक है ना। ये आपस में किस क्रम में कनेक्ट है, अभी सीरीज में कनेक्ट है। इसमें देखिए मैं धारा का प्रवाह करके आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए कि इसमें हमने यहां से करंट आई अप्लाई किया, ठीक है ना। अभी दोनों के दोनों क्या है, अभी दोनों के दोनों ओपन है। मैंने किसी को भी स्विच 1 को क्या किया, इस प्रकार से दबाया, स्विच 1 को क्या किया मैंने, दबाया, और स्विच 1 को दबाते धारा का प्रवाह होने लगा। स्विच 1 को दबाते क्या हो गया, धारा का प्रवाह होने लगा। या फिर मैं इस स्विच 1 को ना दबा करके इस स्विच 1 को दबाऊं, ये क्या बोला, रिमोट ऑन व ऑफ उपयोग किए जाते हैं तो रिमोट बटन में मौजूदा ऑफ बटन के साथ किस प्रकार संयोजित किए जाते हैं। यानी कि ये मौजूदा है, ये क्या है, ये है मौजूदा बटन, यानी कि मौजूदा बटन कैसा है, ऑफ है। ये एनी टाइम कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा, एनी टाइम ऑफ रहेगा, ये एनी टाइम ऑफ रहेगा, ध्यान रखिए। और ये खुला है, अगर हम इसको बंद किए तो धारा का प्रवाह होगी और रिमोट काम करेगी। अगर हम इसको खोल दिए तो धारा का प्रवाह नहीं होगी और ये रिमोट काम नहीं करेगी। यानी कि एक स्विच से चाहे हम इसको ऑन ऑफ करा दें चाहे इसको ऑन ऑफ करा दें, इसमें से धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो आपस में कैसा कनेक्शन है, इसका सीरीज में कनेक्शन है। लेकिन ये तभी समझ में आएगी ये क्वेश्चन जब आप इस मौजूदा बटन को ऑफ बटन की तरफ सोचेंगे, यानी कि पहले से ये ऑफ है, आप कंट्रोलिंग इस बटन से करेंगे, है ना। तो ये इसका आंसर क्या होगा, सीरीज में। अगर इसी को पैरेलल में कनेक्ट कर देना तो ऐसा काम नहीं होगा। पैरेलल में करने से क्या होगा, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूं। मान लीजिए ये एक स्विच है और दूसरी स्विच देखिए यहां पर है ना, दूसरी स्विच यहां पर है। तो इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह, जैसे आप यहां से दिए करंट, यहां दोनों ब्रांच में करंट जाएगी, यहां पर आप इसको ऑन करेंगे, है ना, आप इसको ऑन करेंगे और इसको भी ऑन करेंगे, तब जाके आपका रिमोट काम करेगा, तब जाकर के आपका रिमोट काम करेगा, अन्यथा रिमोट काम नहीं करेगा, है ना। तो इसमें से एक ही स्विच से आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब इनका ये था। एक आदर्श वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, अनंत, शून्य, 1000 ओम या 5 किलो ओम, है ना। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आदर्श वोल्टेज सोर्स, देखिए आदर्श का मतलब होता है आइडल, है ना। और आइडल एक ऐसा चीज है जहां पर ना कोई ड्रॉप होना चाहिए ना कोई लॉस होना चाहिए, बिल्कुल 100 to 100 का मतलब होता है, 100 to 100 का मतलब क्या होता है, आइडल, है ना, आइडियल। तो देखिए यहां पर आदर्श वोल्टेज सोर्स के बारे में बोला गया है। तो वोल्टेज सोर्स देखिए, ये एक वोल्टेज सोर्स है ना, और यहां पर माइनस मान लेते हैं, यहां पर प्लस मानते हैं। इसके श्रेणी क्रम में हमने एक रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगा दिया, ठीक है, ये हो गई रेजिस्टेंस। और इसके बाद ये क्या है, एक नेटवर्क है ना, ये क्या है, ये मान लीजिए एक नेटवर्क है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, देखिए वोल्टेज सोर्स में कि भाई यहां से जितना वोल्ट जा रही है, जितना वोल्टेज जा रही है इस रेजिस्टेंस में पास होता हुआ यहां पर जाए और इसमें इंटर करे और टोटल वापस आ जाए, है ना। मान लीजिए अगर 100 वोल्ट का वोल्टेज यहां से एंट्री कर रही है तो 100 वोल्ट का वोल्टेज यहां से आउट हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है ये सोर्स का रेजिस्टेंस है ना, और सोर्स रेजिस्टेंस का मान कम से कम होना चाहिए, तभी ये काम हो सकती है ना, तभी इसमें से मैक्सिमम वोल्टेज पास हो पाएगी। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो VD है वो कम हो पाएगी, ठीक है ना। अगर हम ऐसा चाह लें कि भाई एक भी पॉइंट में भी वोल्टेज ड्रॉप ना हो,
है ना, क्योंकि आइडियल की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सोर्स रेजिस्टेंस का मान 0 ओम रखना होगा, जिससे वोल्टेज ड्रॉप 0 वोल्ट होगी, 0 वोल्ट होगी। तो टोटल वोल्टेज इंटर करेगी इस नेटवर्क में, हो सकता है नेटवर्क में RLC लगा हो, जिस भी चीज कोई भी उपकरण हो, है ना, फिर वहां से वापस आ जाए अपने सोर्स तक, है ना, यही तो होता है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 ओम होना चाहिए, अनंत शून्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है ना। अगर ये करंट सोर्स होता तो क्या होता, ये कमेंट करने का काम आपका है और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जब किसी वैद्युतिक सर्किट को इस प्रकार से सुरक्षित किया जाता है कि इस पर कार्य करने वाले तकनीशियन को कोई नुकसान ना हो, यह सेफ एनर्जी कहलाएगी। सेफ एनर्जी कौन सी होगी, शून्य वोल्टेज, शून्य एनर्जी सिचुएशन कहलाएगी, है ना। और हम भी चाहते हैं कि भाई हमारा कोई भी टेक्नीशियन भाई हो, उसको झटका ना लगे और बड़े ही आराम से वो काम कर ले। एक देखिए लॉजिकली क्वेश्चन आया आपके साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर कंडक्टर्स विल हैव लोअर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, है ना, सबसे कम वैद्युतिक प्रतिरोध किसमें कम होगा, है ना। देखते हैं क्या होता है, R बराबर रो इंटू एल बट्टा ए, है ना, ये फॉर्मूला सबको पता है। यानी कि हमें रो से मतलब नहीं है, R बराबर एल बट्टा ए से मतलब है। तो लंबाई भी हमारे पास है, देखिए एरिया भी हमारे पास है, एक एक का देखते हैं। लंबाई है 2 मीटर, 2 मीटर बट्टा 4, है ना, और इसमें कितना है 2/3, और इसमें है 4/5, और इसमें है 2/2, 2/2, है ना। देखिएगा 2/2 का मतलब क्या हुआ, 1 ओम, है ना। सॉल्व करेंगे आएगा, ये कितना आएगा 0.8 ओम, है ना, और ये आएगी 0.66 ओम, ये आएगी 0.5 ओम। सबसे कम किसका है, देखिए 0.5 है, 2/4, है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से निकाला जाता है कि इसमें रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा, है ना। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्षेत्रफल पर, और फिर इसका कितना लंबा तार है ना। अगला है 220 वोल्ट और 60 वाट रेटिंग वाला एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट और 40 वाट वाली 40 वाट रेटिंग वाला एक अन्य विद्युत बल्ब से श्रेणी में संयोजित है। यह संयोजन 220 वोल्ट सोर्स से संयोजित है, तब क्या होगा। यानी कि 2 लैंप है आपके पास, ये लैंप नंबर फर्स्ट, ये लैंप नंबर सेकेंड है। लैंप फर्स्ट यानी कि L1 और ये L2 है। इसको आपको क्या करना है, 220 वोल्ट, है ना, 220 वोल्ट सोर्स के साथ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। फिर बताना है वोल्टेज ड्रॉप के बारे में, यानी कि यह है आपका 60 वाट वाली लैंप और यह आपकी 40 वाट वाली लैंप। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, P बराबर V²/R, यानी कि पावर रेटिंग मेरे भाई जिस बल्ब की ज़्यादा होगी ना, है ना, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम इसमें होगा, है ना, रेजिस्टेंस कम इस वाट वाले लैंप में होगी कम। तो जिसमें रेजिस्टेंस कम वो वोल्टेज ड्रॉप कम कराएगी, और जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा वो वोल्टेज ड्रॉप अधिक कराएगी। तो वोल्टेज ड्रॉप अधिक का मतलब क्या है कि वो अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगी, है ना। तो 40 वाट वाला बल्ब 60 वाट से अधिक तीव्र प्रकाश करेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है कि 40 वाट वाला जो बल्ब है वो ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करने वाली है यहाँ पर, है ना। 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट के 2 बल्ब प्रतिरोध अनुपात क्रमशः होता है। यहाँ पर एक ही मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट और सारा मेहनत पर पानी फेर करके आ जाते हैं। और गलती उनकी क्या होती है कि भाई देखिए 2 बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है ना। देखिए P1 गुणे R1 अनुपाते P2 गुणे R2, है ना, P2 गुणे R2। P1 कितना है 500 गुणे R1 अनुपाते P2 है 200 गुणे R2, है ना। देखिए 2 जीरो और इसका 2 जीरो तो कट गया, है ना, बचा क्या R1 बटा R2 बराबर 5/2। बस इसी को आंसर मान लेते हैं, इसी को क्या मान लेते हैं, वो आंसर मान लेते हैं। लेकिन जस्ट इसका रिवर्स आंसर होता है, आंसर 2:5 होगा। आंसर क्या होगी 2:5, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा कि 2:5 इसका
सही आंसर है। यदि किसी सर्किट में विभव को घटाकर हाफ और प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो धारा कितना हो जाता है। ये क्वेश्चन मालूम है, ये ट्रिकली क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में दम नहीं है यार, है ना। आपके सामने ये क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है, बट कोई ना यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक की वजह से ना सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। और इसको आपको सॉल्व कैसे करना होता है वो देखिएगा। हाँ, करंट के बारे में पूछा है ना, I बराबर V बटा R होता है, ठीक है ना। तो हमें नया करंट ज्ञात करना है, तो मैं नया करंट को I1 मानता हूं। V को कितना कर दिया गया है, विभव को घटा करके जस्ट हाफ, यानी कि देखिएगा I1 बराबर V बटा 2 बटा R को कितना कर दिया गया है, प्रतिरोध को देखिए 2 गुना कर दिया गया है, यानी कि 2R कर दिया गया है, ठीक है ना। यहां तक भी बातें मेरी समझ में आ गई होगी। इसके बाद I1 बराबर देखिए V बटा 2 नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, V बटा 4R। I1 बराबर V बटा 4R हो गई, कितना हो गया 4R। V बटे R क्या है, ये करंट है, I बराबर V बटा R ही होता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि भाई इसको हम लिख सकते हैं कि I1 बराबर 1 बटा 4R। I1 बराबर 1 बटा 4R, तो कितना हो गया, जस्ट 1/4। कितना हो गया, 1/4 हो गया। ये करेक्ट आंसर है। इस बार देखिए, यदि किसी सर्किट में पूछा है, अगर किसी पूछ ले आपको किसी ऐसे कंडक्टर, ऐसा कोई लाइव तार है ना, जिसमें सप्लाई चल रही है और वोल्टेज के साथ और प्रतिरोध के साथ हम ये खिलवाड़ करते हैं तो क्या परिवर्तन होगा, है ना। ये अब देखो यार, क्या है कि आप एक टेक्नीशियन बनने जा रहे हैं, एक स्टैंडर्ड, एक सर्टिफाइड लेवल के टेक्नीशियन, तो तरह तरह की क्वेश्चनें, तरह तरह का केस आपके सामने आएगी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, और सभी केस को आपको हैंडल करना है। और ऐसा भी नहीं कि हर बार आपको अकेले ही हैंडल करना होगा, कई बार देखिए आपके बॉस भी रहते हैं, आपके सीनियर रहते हैं, उन सबसे मिल करके, क्योंकि टेक्नीशियन कभी भी सिंगल काम नहीं करता, वो एक टीम वर्क के साथ काम करती है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर ऐसी चीज़ें नहीं आई हमें फील्ड वर्क में तो क्या होगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इस टाइप के काम जरूर आ जाते हैं ना। तो आप अपने सीनियर से भी एडवाइस ले सकते हैं कि सर कैसे काम करना होता है, कैसे काम करना है, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का जॉब तो ऐसा होता है ना कि आप बेशक कम काम करें, बेशक आप मना कर दें, लेकिन कभी भी रिस्क मत लें, है ना। आपकी एक छोटी सी रिस्क पूरे प्लांट में आग लगा सकती है, छोटी सी रिस्क पूरे मतलब सर्किट को जला सकती है, किसी के मौत का कारण बन सकती है ना, नुकसान का कारण बन सकती है, बहुत कुछ हो सकती है। इसलिए कभी भी रिस्क लेकर के काम नहीं करना है, ठीक है। यह 40 मिली एम्पियर की धारा है और 470 ओम का रेजिस्टेंस है, पावर कितना होगा। P बराबर I स्क्वायर R, इस फॉर्मूला को आप कैसे भूलेंगे, है ना। बिल्कुल, P बराबर I स्क्वायर कितना है, 40 मिली एम्पियर। हम इसको एम्पियर में बदलते हैं तो इसके लिए हमें जस्ट 1000 से भाग देना होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0.04 एम्पियर आ गई, है ना। तो यहाँ पर रखेंगे 0.04 गुणे 0.04 गुणे 470, है ना। अगर ये पॉइंट काट दिया और ये पॉइंट काट दिया तो नीचे आ गया 4 0, ठीक है। फिर 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, और 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 47 कितना होगा, 7 छंग 42, 4 6 चौके 24, 2 28 और ये है 47, कितना हो गया 2 5 7, है ना। 752 कितना हो गया, 752 बटा 1000, तो कितना हो जाएगा 0.0752, कितना हो गया वाट, 0.0752 वाट। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही है ना। तो ऐसे देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आप भाग नहीं सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आपका मेरिट बनाता है। यानी कि देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि यार न्यूमेरिकल आ जाने के कारण आप इधर तो बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व अच्छे से ना होने के कारण आपका मेरिट से नाम हट जाता है। तो कई बार देखिए ये भी कारण होता है। किरचॉफ के नियमानुसार कौन सा कथन सही है,
कौन सा कथन, किरचॉफ ने क्या कहा था कि भाई कोई एक नोड है, कोई एक जंक्शन है ना, इस जंक्शन से जितनी भी करंट आ रही है वो सब बाहर निकलना चाहिए, है ना, वो सब क्या करनी चाहिए, सब के सब बाहर निकल जाना चाहिए और यहाँ पर क्या बचना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 1 एम्पियर 2 हो गया और ये तो 2.9 हो गया, -4, बात यहाँ बनी नहीं। 2.3 21 4 यहाँ पर भी नहीं बनेगी। 2.2 1.8 यानी कि 2 1 3 1 4 और -4 बिल्कुल, यानी कि 4 आई और 4 चली भी गई, 4 आई 4 एम्पियर और 4 एम्पियर जंक्शन से चली भी गई है। भाई जंक्शन पे किसी का ससुराल थोड़ी है कि वहाँ रुकेगा, है ना, बस आई और सर्किट से बाहर चली गई, है ना, जंक्शन से। 1 HP शक्ति 60 सेकेंड में कितने किलोग्राम का लोड उठाने के बराबर है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। देखिएगा 1 HP बराबर 746 वॉट, कितना, 746 वॉट्स। 1 HP यानी कि आपके घर में अगर 1 HP का मोटर है तो उसको वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 746 वाट होगा ना। तो अब क्या करें, पावर बराबर क्या होता है, वाट पावर है ना, पावर बराबर होता है W/T, ठीक है ना, आपने काम किया और कितने समय तक किया वही पावर होती है। देखिए यहाँ से W जो है वो है क्या, काम है, कार्य है, तो क्या हो जाएगा P/T हो जाएगी, ठीक है ना। तो हाँ यहाँ से काम बन रही है क्योंकि पावर हमें मिल गया है 746 वॉट और टाइम भी हमारे पास आया तक 60 सेकेंड में, है ना। हाँ अगर मिनट में होता सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। ये एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। PE बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होती है, mgh। हमें पोटेंशियल एनर्जी तो मिला है ना 746 × 60, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, बराबर m निकालना है इंटू g का मान 9.8 होता है और हाइट कितना है, कितने किलोग्राम पर उठाने, 1 HP शक्ति 60 सेकंड में कितने kg ग्राम ऊपर उठाने के बराबर है। हाइट तो दे नहीं रखा है ना, तो हम 1 मान लेते हैं, हाइट नहीं दिया है तो क्या करेंगे 1 ही मानेंगे। m बराबर 746 × 60/9.8, है ना। आप इसको अप्रॉक्स 10 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका जब कैलकुलेशन करेंगे मेरे भाई तो सिंपल सी बात है 4500 kg आएगी। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, है ना, 4500 किलोग्राम ये ऊपर उठाने के बराबर है 1 HP 60 सेकेंड में। देखिए अगर एक दिन चला दिए तो कितना ऊपर उठा लेगी भार ये, आप इसका जस्ट गुणा कर दीजिए आ जाएगी। ये देखिए स्मार्टफोन की बैटरी, है ना, जिस स्मार्टफोन से आप देख रहे हैं मेरे इस क्लास को, यदि एक स्मार्टफोन की सेल है 12 वोल्ट पर प्रचालित होती है और गेम खेलने के दौरान इससे 0.8 एम्पीयर धारा आपूर्ति की जानी है, पावर की आवश्यकता कितनी होगी, है ना। आज के टाइम पे गेम का भी दोस्तों जमाना चला है, गेम बहुत ज़्यादा खेलते, क्लास बेशक बाद में लेंगे, गेम पहले खेलेंगे ना, ये दशा है, लेकिन ये बहुत बड़ी दुर्दशा है। पावर बराबर क्या होती है V × I, है ना, तो P बराबर वोल्टेज कितना है 12 और ये है 0.8, है ना। पॉइंट कटी, दुर्घटना घटी, है ना, नीचे आ गई 10, कितना आएगा 9.8, सीधी बात है ना। आंसर क्या है, सॉरी 9.6 आएगी, अरे 8 कैसे आएगी, 1296 होती है ना, 9.6 वोल्ट, है ना, 9.6 वोल्ट इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूँ, एक हीटर है 1000 वाट की, 200 वाट की विद्युत सप्लाई से कनेक्ट है और 1 महीना तक 30 घंटा तक संयोजित रहती है, यानी कि 1 महीना में 30 घंटा, चलिए ठीक है। यदि विद्युत के दाम 4 रुपये प्रति इकाई है, यानी कि ये यूनिट दे रखा है, यूनिट का रेट है, महीने में बिजली कितना खपत करेंगे, तो यूनिट निकालना है आपको। तो यूनिट के लिए देखिए किलोवाट होता है ना, किलोवाट हावर, यानी कि वाट गुणे घंटा और किलो का मतलब क्या है 1000, तो ये हो गया 1000, ठीक है। यूनिट बराबर वाट तो है 1000 और घंटा है कितना 30, ठीक है ना, और 1000 ये हो गया, ठीक है ना। हाँ 1000 से तो 1000 कट जा रही है, ये तो बस 30 ही बच रहा है,
30 यूनिट कितना, और 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है ना, 3 चौके 12, 120 रुपया कितना होगा, 120 रुपये की बिल आएगी। अगर आप ये करते हैं ना ऐसा काम, आपके पास ऐसा एक लोड है और 4 रुपये, आई थिंक हमारे यहाँ तो यही चल रही 4-5 रुपये यूनिट चल रही बिजली, है ना, तो एक महीने में कितना आएगा बिल, 120 रुपये। यदि किसी कंडक्टर में उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान की 16 गुनी हो गई हो तो इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा निश्चित रूप से अपने प्रारंभिक मान की कितना गुना हो जाएगा। H बराबर I स्क्वायर RT, जो जूल भाई साहब ने एक रूल दिया था हीट उत्पन्न करने का, यही हीट उत्पन्न करने का आपका फॉर्मूला आज काम आने वाला है। हीट कितना गुना हो गया है, 16H हो गई है ना। तो I स्क्वायर का मतलब क्या है, ये देखिए 4 का वर्ग होगा, क्योंकि H जो है ना, क्योंकि H जो है ये I के वर्ग के समानुपाती है, इसलिए कितना होगा, 4 गुना इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगी। सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नहीं 4 चौके 16 सही है, बिल्कुल सही है। लास्ट है कि मान ले, मानिएगा, है ना, मानिएगा, सपोज कीजिएगा कि यदि एक उपभोक्ता, और वो उपभोक्ता समझिए मैं ही हूं, है ना, और एक माह के लिए 24 घंटे तक लगातार, है ना, हर घंटे 1000 वाट का लोड चलाता हूं और मुझे यूनिट बताना है और हर यूनिट में 10 रुपया देना है, कितना बिल बनेगा, है ना। 24 घंटे तक लगातार चलाना है, हर रोज 1000 वाट, यार बिल तो बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है ना, बिल तो बहुत ही ज़्यादा बनेगी। यूनिट बराबर 1000 का वाट है और 24 घंटे लगातार चलती है, एक माह तक, है ना, ये रहा एक माह तक। एक माह में हम 30 दिन मानेंगे, हम 28 दिन क्यों मानेंगे, ठीक है ना। 1000 फिर से 1000 से 1000 काट दीजिए, 24 गुणे 30 बराबर 24 × 72, है ना, 720 हो गया, और मल्टीप्लाई करिए 10 रुपये यूनिट है तो 7200, अरे बाप रे, है ना, इतना बिल आने लगा तो हो गया, फिर कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मत सोचिएगा कि इलेक्शन के टाइम पे ये बिल माफ हो सकती है, कोई माफी नहीं होती है, ठीक है ना, ये बात है। देखिए हो गया लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बस इतना ही इस क्लास में है ना। हर क्वेश्चन का सुपड़ा साफ हो चुका है और हर क्वेश्चन अपने आप में देखिए बढ़िया था, और सभी का जो जवाब है वो आपके नोटबुक तक पहुंचा चुका हूं मैं, है ना। तो इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत, है ना, और वीडियो को एक शेयर कीजिएगा, एक बार शेयर जरूर कीजिएगा और थम्स अप करके ही इस क्लास को छोड़िएगा, है ना। और कल देखिए हम पॉलीफेज सिस्टम का क्लास लेने वाले हैं, इसलिए वापस आइएगा कल 9 बजे सुबह फिर से, है ना, और मिल करके हम कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। आपका एग्जाम जो है ना मेरे भाई वो बहुत ही करीब आ चुकी है, बस यूँ समझिए कि वो नागिन डांस कर रही है, आपको वो दोस्तों उस एग्जाम को नाको चने चबाना होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह फिर से, और ये जो सुबह सुबह पढ़ने का एक जोश, एक जज्बा होता है, ये एक अलग ही प्रकार की दोस्तों सफलता दिलाने में अपनी भूमिका निभाता है। इसलिए कहा भी जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भाई सुबह का किया हुआ काम देखिए वो जिंदगी में, वो जीवन में काम आती है। और आप दोस्तों अपने जीवन संवारने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये आपको भी पता है ना। तो चलिए मिलते हैं, इजाजत दीजिएगा, कल सुबह फिर से मिलेंगे, है ना। जय हिंद, जय भारत।